हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का सेकंड एंड लास्ट पार्ट, जो कि भारतीय संघवाद की कार्य पद्धति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। इससे पहले जो एक टॉपिक हमने छोड़ दिया है वो है भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप में एकात्मक लक्षण, यानी कि भारतीय संघवाद एकात्मकता की तरफ किस प्रकार को झुकाव है। तो वो आपको खुद पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर में मैंने इसका नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि सेकंड चैप्टर उसके पूरी डिटेल में है। उस पॉइंट्स को जो चैप्टर 1 के पहले वाले टॉपिक में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, चैप्टर 2 में बिल्कुल डिटेल में करेंगे। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर भारतीय संघवाद की कार्य पद्धति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। आपको जो हम जानेंगे कि अब तक का इतिहास भारतीय संघवाद का कैसा रहा है, संघवाद के कितने प्रकार होते हैं ये भी इसके अंदर जानने को मिलेगा, और नई चुनौतियां संघवाद के अंदर आर्थिक क्षेत्र में, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद, भाषावाद, ये सब फैक्टर्स संघवाद से किस प्रकार रिलेट किए जा सकते हैं। जो आपको उनके टिप्पणी के अंदर देने हैं, कमेंट्स के अंदर आंसर देने हैं, वो आंसर देने हैं कि आरक्षण की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, भाषा की राजनीति, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की राजनीति से संघवाद किस प्रकार प्रभावित होता है। 50 से 100 शब्दों में इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब में अपलोड करना है। अब इस क्वेश्चन में जो भूमिका आएगी, अगर ये क्वेश्चन, इसकी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा फर्स्ट यूनिट में, तो भूमिका में संघवाद क्या होता है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था उसकी डेफिनेशन और इसके 5 प्रमुख लक्षण लिखने हैं। और उसके बाद में सेकंड पेज से हमारा ये टॉपिक शुरू करना है, दो कोटेशंस लिखने के बाद में, कि संघवाद के प्रकार जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था। पहला प्रकार होता है सहयोगी संघवाद। ये अब करना है हमें, हम प्रकारों को अलग से नहीं डालेंगे इसमें, संघवाद के प्रकारों को संघवाद की कार्य पद्धति के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। आप समझ रहे हैं बात को। तो पहला प्रकार है इसका सहयोगी संघवाद का प्रकार। इसकी डिटेल में समझा देना। यह वो प्रकार है, नाम से समझ में आता है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें सहयोगात्मक तरीके से मिलजुल कर राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। अपने खुद के हितों से देश के हित को ऊपर मानती हैं और सहयोग करके कार्य करती हैं। क्लियर है। अब यह हम कार्य मानते हैं आजादी की शुरुआत से 1967 तक। अब इसके अंदर क्यों रहा, क्योंकि एक ही दल की सरकार थी कांग्रेस की पूरे देश के अंदर लगभग। तो जब एक ही दल की सरकार है तो सहयोग सेंट्रल और स्टेट्स में ऑटोमेटिक रहेगा ही, नो इफ एंड बट। लेकिन इसके अंदर भी कुछ अपवाद हुए, जैसे कि 1957 में केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, इसको पंडित नेहरू ने बर्खास्त कर दिया था। ऐसे ही 1952 में पंजाब में पेप्सिक गवर्नमेंट थी, उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। अब उसके बाद में है तनाव का युग। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा आपातकाल लगाया गया था, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356, यहाँ पे ये संघवाद का प्रकार है सौदेबाजी वाला संघवाद, दूसरा प्रकार, या फिर तनाव का युग, इसे हम अंधकार का काल भी कहते हैं। इसमें 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाने का बहुत बार अत्यधिक प्रयोग किया गया, आज भी किया जाता है, लेकिन अब काफी कम हो गया है। अब हम उस युग से बाहर निकल आए हैं ऐसा मानते हैं एक बार को। अब इसमें इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 50 टाइम्स प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। और दूसरा एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बार 356 लगाई गई है, तो उसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश 10 बार। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। जो हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर गवर्नर की पावर्स का मिसयूज का असाइनमेंट बनाया था, वो पूरा इसी के ऊपर जाता है। जैसे कि
इसमें कुछ एक एग्जांपल्स लिए हैं मैंने कि इमरजेंसी के बाद जब जनता सरकार वापस में आई 1967 में, तो इंदिरा गांधी के बाद हमने लिखा कि शुरू हो ही गया था। जनता सरकार ने आने के बाद भी ये परंपरा जारी रखी और 7 कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त कर दिया देश में। 1980 में जब उनकी सरकार गिर गई, जनता सरकार की, देसाई सरकार और चौधरी चरण सिंह के बीच झगड़ा हुआ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कैसे हुआ था। दैट वाज एन अनदर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी सरकार वापस आई, उसने बदला लेने के लिए 9 सरकारों को, जो गैर कांग्रेसी थी 1980 में, उनको बर्खास्त कर दिया। अब ये मिड 90s तक ये दौर चला मानते हैं हम। 1990 के दशक के मध्य में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस केंद्र सरकार बनाम में एक प्रेसिडियम क्या था, प्रेसिडेंट, PREC, प्रेसिडेंट स्थापित किया। प्रेसिडेंट होता है एक, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देता है, लैंडमार्क फैसला कर देता है, जिसकी मिसाल दी जाती है, जो आगे के लिए काम होता है, तो उस फैसले को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। जैसे ये प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इनका मिसयूज कैसे कम किया जा सकता है। और उसके बाद 96-98 के अंदर जब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की, तो कैबिनेट, राष्ट्रपति ने उन दोनों ही बार में उनको रिजेक्ट कर दिया मतलब कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया कि आप दोबारा इस पर विचार करें। और दोनों ही केसेस में केंद्र सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सर्वसम्मति से कैबिनेट के साइन करवा के यूपी और बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो इसका प्रयोग काफी कम हो गया। हाल फिलहाल में फिर कुछ हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं। इसका है सहयोग संघवाद का एक और प्रकार। 2 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। इन चीजों के आप साथ में नोट्स बनाते रहें, डायरी ले लें अपनी, क्योंकि ये चीजें बुक के अंदर नहीं दी गई हैं। बुक और मैंने अपनी नॉलेज को ऐड करके नोट्स बनाए हैं। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, ये हम इसका काल मानते हैं 1998 के उपरांत में, आर्थिक उदारीकरण के बाद में सारी राज्य सरकारें आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन कर रही है। फिर अब इसके बाद में हमारा इसमें संघवाद के प्रकारों के बाद में 3 प्रकार हो गए। अब चौथा प्रकार के बाद में और फैक्टर्स ले आते हैं संघवाद की कार्य पद्धति में। पहला तो है क्षेत्रवाद, यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल व क्षेत्रवाद। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो आमतौर पे रीजनल लेवल की नहीं होती, वे क्षेत्र में अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनकी लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काती हैं। कुछ हद तक ठीक है कि क्षेत्रवाद को कुछ हद तक रिप्रेजेंट मिलना चाहिए, लेकिन जब ये चीजें अति हो जाती हैं और वो स्टेट राज्य से, स्टेट से, कंट्री से अलग होने की बात कर देते हैं, तब हम कहते हैं पानी सिर से ऊपर निकल गया और क्षेत्रवाद अति हो गया है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने इसमें। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK और AIDMK ने, खासतौर पे DMK इसमें नाम आता है, जिसने द्रविड़स्तान की मांग की थी 1960 के क्षेत्र में, 60 के दशक में, और हिंदी विरोध का नारा दिया था। और आज भी तमिलनाडु के अंदर हिंदी का विभाग नहीं है। वहाँ पे सरकारी स्कूल्स के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तमिल पढ़ाई जाती है, मगर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। मैं लास्ट ईयर तमिलनाडु घूमने के लिए गया था, तो वहाँ के ड्राइवर को, जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था, वो इंग्लिश बोल सकता था मगर हिंदी नहीं बोल सकता था। So better change। हमें ऐसा लगता है कि आप देश घूमने जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप देश के अंदर ही अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के अंदर आते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का नाम एसोसिएट कर सकते हैं, जिसने मराठा माणूस का नारा दिया। महाराष्ट्र केवल मराठाओं के लिए, मराठा माणूस। और उसी की एक और पार्टी शिवसेना के साथ में अब जो मनसे की पार्टी होगी, राज ठाकरे की,
उनकी भी वही पॉलिसी है कि उत्तर भारतीयों और बिहारियों पर हमले किए जाते हैं। कश्मीर में जो काशी में काफी कुछ लिखा जा सकता है। मुख्य पार्टीज वहाँ की JKLF, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो सब कश्मीर को अलगाव की राजनीति, कश्मीर को अलग करने की राजनीति के ऊपर ही अपनी रोटियां सेकती आई हैं। और इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये इस लेवल तक चला गया कि 1991 में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भारत में ही रेफ्यूजी बन के शरण लेनी पड़ी, क्योंकि वहां पर उनकी ना जान सुरक्षित रही, ना उनका माल संपत्ति सुरक्षित रही, और ना ही बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही। इतना बुरा हाल वहां पर कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति अगर ज्यादा हो जाए तो किस कदर दंगे फसाद का रूप धारण कर लेती है। तो वी हैव, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब चीजों को कंट्रोल में रखा जाए। ऐसे ही पंजाब के अंदर भिंडरावाला ऑपरेशन 1980 में खालिस्तान की मांग की गई, और अभी 15 अगस्त 2020 को, ये कोई पुरानी बात नहीं है, 15 अगस्त 2020 को भी लाल किले, सॉरी 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। तो ये भी डर नहीं हुआ है खालिस्तान का मूल। और इसमें खाली शिरोमणि अकाली दल और अकाल तख्त को इसके साथ में एसोसिएट किया जा सकता है। गुरचरण सिंह बराड़, जिन्होंने 1983 के अंदर एक रिपोर्ट दी थी कि पंजाब गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी जाए और सिर्फ 3 स्टेट्स सेंटर संभाले, बाकी सारी पावर्स पंजाब गवर्नमेंट को दे दी जाए। इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में 5वां पॉइंट क्षेत्रवाद की राजनीति के बारे में, के बाद में कार्य पद्धति में आ जाता है राज्यपाल का पद। कि राज्यपाल का पद, इसमें आप नोट करें कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुख्य, जो कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य करता है। ये पॉइंट नोट कर ले, तो स्क्रीन में नजर आ रही है। पर इस पद की, यानी कि राज्यपाल के पद की नियुक्ति, स्थानांतरण, या तक की बर्खास्तगी केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा पर रहती है। तो इसलिए जो राज्यपाल संवैधानिक मुखिया के पद की जगह, की कार्य की जगह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और सिख कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष दर्जे की व्यवस्था, जो बुक में पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को छोड़ देना, उन पॉइंट्स को चाहो तो ऐड कर लो, लेकिन वो पॉइंट्स संघवाद की राजनीति में ऐड नहीं होते हैं। बुक में हमारे लिखा हुआ है कि जो पिछले क्षेत्र है उनकी बढ़ोतरी के लिए कार्य दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, मगर उससे ये समझ में नहीं आता कि उससे संघवाद की राजनीति में इफेक्ट कैसे हो रहा है। इसमें अब ये पढ़ेंगे कि जैसे कि स्पेशल स्टेटस, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ में आ जाता हूं लालू को छोड़ के, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और वो उनको दिया गया। तो इस तरीके से संघवाद में शक्ति समीकरणों में जो परिवर्तन आया, आप समझ रहे हैं बात को। राजनीति है सत्ता का संघर्ष, तो हमें हर पॉइंट को उस एंगल से डिनोट करना है कि इस पॉइंट से सत्ता समीकरण पे किस प्रकार फर्क पड़ा था, या पड़ा है, या पड़ सकता है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है कि कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष दर्जे की व्यवस्था से शक्ति समीकरण में किस प्रकार से फर्क पड़ सकता है। स्पेशल स्टेटस, इसकी डिमांड के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स हमेशा लागू प्रयत्नशील रहती हैं। संविधान में जो होगी सो होगी, ये कम ज्यादा होती रहती हैं। अब इसके लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में काफी डिमांड की गई, लेकिन सरकार ने कहा कि हम संविधान में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस के तहत जो फैसिलिटी चाहिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि वो सारी फैसिलिटीज हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दे देते हैं, बस आप हमारा सपोर्ट करते रहो। ऐसे ही इसमें संवैधानिक में आप ऐड कर दें जोनल काउंसिल्स, जो जिसके बारे में चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 263 में इसकी व्यवस्था की गई है, मगर इसकी स्थापना वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1990 में की थी, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद में। और इसमें आप थर्ड पॉइंट बनाएं, आर्टिकल 371
आर्टिकल 370 के अधिकतर फीचर्स बंद कर दिए गए हैं। टेक्निकली आप ध्यान रखें 370 खत्म नहीं किया गया है, लेकिन उसकी बाकी फीचर्स को डिलीट कर दिया गया है। और 371 में 370 आपको पता जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और 371 के अंदर ABCDEFGH में अलग अलग सेक्शंस में जो देश के और स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा, असम वगैरह वगैरह, उनके लिए स्पेशल प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। तो उनके ऊपर भी जम्मू कश्मीर के हटाने के बाद में उनको भी खत्म करने की मांग काफी हो रही है, बट वो इतने एग्रेसिव नहीं है कि जैसे कश्मीर की तरह अलग स्टेटहुड की, अलग नेशन की डिमांड करें। तो जब तक वो ठीक है, स्टेट के साथ में इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो ओके विद दैट। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद में हमारा आ जाता है 8th पॉइंट, पंचायती राज संस्थाएं। इससे संघवाद को कैसे प्रभावित किया है? 73वां 74वां संशोधन 1993-94 में किया गया और इसने क्षेत्र संघवाद को और मजबूत किया है। पहले हम संघवाद में पढ़ते थे कि केवल केंद्र और राज्य होते हैं, अब केंद्र राज्य के साथ में संघवाद में एक थर्ड लेवल पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का भी ऐड हो गया है। यानी कि संघवाद वही बेसिकली मिलजुल के सरकार चलाना। हम संघवाद को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि केंद्र और राज्य सिर्फ दो ही पार्टी सरकार चलाएंगी। संघवाद के अंदर केंद्र, राज्य और लोकल यूनिट्स, पंचायत की राज्य ने पंचायत की संस्थाएं, ये भी संघवाद के अंदर ऐड आ जाती हैं। तो आप इसमें नोट कर इसके द्वारा संघवाद का विस्तार किया गया। फिर आरक्षण और संघवाद, इसका पॉइंट्स कमेंट्स में आपको डालना है कि आरक्षण की राजनीति से संघवाद को कैसे प्रभावित किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है बीजेपी की पॉलिसी जाति आधारित संघवाद से कम होकर अन्य आधारों पर आरक्षण देने की है। मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण के आधारों पर बहस होनी चाहिए। अंबेडकर ने कहा था आरक्षण देते वक्त कि हमें पिछड़ों को अगड़ों के समान लेकर आना है, यह आरक्षण की मूल भावना थी। मगर उन्होंने नहीं बताया कि पिछड़ा कौन है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग निर्धारित किया गया है, जो अनेक आधारों पर, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने संवैधानिक स्टेटस भी दे दिया था, जिसकी मान्यताओं को माना जाना सरकार के लिए कंपल्सिव हो जाता है स्टेटस देने पर। मतलब टेक्निकली कंपल्सिव नहीं होता, मगर उसका वजन बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि आरक्षण की राजनीति से किस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स किन किन स्टेट्स में अपनी पकड़ को और मजबूत बना रही हैं, किन क्षेत्रों में किन किन आधारों पर आरक्षण की डिमांड की जा रही है। आपको कमेंट्स के अंदर रिसर्च करके बताना है। चलिए इसी बात पर आज का हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई होप इसके चैप्टर्स, इसके कमेंट्स में अपना ऐड करेंगे और बहुत जल्दी हम चैप्टर 1 और 2 का एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे, जिसमें बेस पर आपके इंटरनल्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तब तक मैं चेक करूंगा किन किन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के अंदर क्या क्या आंसर्स अपलोड किए हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस।